Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. In last lecture we were discussing about Microsoft Excel. हमने जो वो Microsoft Excel के अंदर डेटा को किस तरह से एंटर किया जाता है और किस तरह से एनालाइज करना है इसको, इस चीज़ की प्रैक्टिस हम लास्ट लेक्चर के अंदर कर रहे थे। आज वहीं से हम जो वो अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने जो वो लास्ट लेक्चर को छोड़ा था। हमने कहा था कि सिंपली जब आप डेटा एंटर करने की कोशिश करते हैं तो आप इस तरह से, जैसे ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर अभी नज़र आ रहा है, हमने जस्ट एक फॉर्मेट के तौर पे एक चीज़ को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए एक जो वो डेटा एंटर करने की कोशिश की। सपोज कि ये एक क्लास का रिजल्ट बन रहा है, ये सेल्स का डेटा भी हो सकता है, ये आपकी स्टूडेंट्स का डेटा भी हो सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी का डेटा भी हो सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा भी हो सकता है। कोई सा भी डेटा जो वो किस तरह से उसके ऊपर एनालिसिस करना है और किस तरह से उसको जो वो रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, इस चीज़ की प्रैक्टिस बेसिकली जो वो हम सीख रहे थे। सो हमने यहाँ पे सपोज जो वो हमने एक रिजल्ट जो वो बनाना है तो हम जो वो उसके बारे में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो एक हमने कॉलम ले लिया सीरियल नंबर का। सीरियल नंबर के अंदर हमने 1 2 3 4 5 इस तरह से जो वो ये टाइप कर लिया। इसका एक सिंपल वे भी मैंने बताया था कि कैसे आपने करना है। इसको सारे को अगर मैं डिलीट कर दूं तो मैं वन गो के अंदर अगर सारे के अंदर जो वो सीरियल नंबर लगाना चाहता हूं तो आई जस्ट हैव टू टाइप 1 2, बस 2 डिजिट्स जो वो मैंने टाइप किए। और उसके बाद क्या करना है, इनको सेलेक्ट करके यहाँ कॉर्नर पे आपने जो वो कर्सर रखना है और इनको ड्रैग कर लेना। ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर जो वो लग जाएगा। इसको और भी ज़्यादा जितना मर्जी आप जो वो बेशक ये 1000 तक ले जाएं, ये चलता जाएगा। ठीक है, ये सीरियल नंबर ये देखिएगा 978 तक लग गया ना जी। सो ये जहाँ तक मर्जी आप जो वो सीरियल नंबर लगाना चाहें या जहाँ तक आप डिजिट्स को लेके जाना चाहें, आप जो वो इसको ड्रैग करके, और इवन सिर्फ ये डिजिट्स नहीं, इवन अगर आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं या कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उसको भी ड्रैग करके पूरे के पूरे कॉलम के ऊपर आप जो वो उसको लेके जा सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने कंट्रोल जी करके उसको अनडू कर दिया ताकि हमें सिर्फ ये 5 सीरीज तक चाहिए। इसी तरह से जब भी आप डिजिट्स लिखेंगे किसी भी रो के अंदर तो वो यूजुअली नॉर्मल सेटिंग के अंदर वो राइट साइड पे रहेंगे। किसी भी कॉलम के अंदर राइट साइड पे रहेंगे। इसको बाद में सेंट्रलाइज भी किया जा सकता है, लेफ्ट भी किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर वो राइट साइड पे रहेंगे। ये जैसे आपको सामने नजर आ रहा है 1 2 3 4 5, ये बिल्कुल राइट साइड पे है उसकी जो वो कॉलम के साथ। लेकिन जब आप लेटर लिखते हैं ABCD या कुछ भी किसी का नेम लिखते हैं तो वो डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर लेफ्ट साइड पे रहेगा। ठीक है, डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर मींस नॉर्मल सेटिंग के अंदर वो लेफ्ट साइड करेगा। बाद में आप इसको जो है वो राइट भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं। उसको हम करने की कोशिश करेंगे आज इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर। सो हमने ये कुछ नेम जो है वो टाइप कर लिए। सपोज करना था तो हमने ABCD जो है वो टाइप कर लिया। फिर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, ये 3 सब्जेक्ट्स ले लिए। फिर डेटा एंटर करने के लिए मैंने सिंपल टेक्निक आपको बताई थी कि आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट इस तरह से जितने एरिया के अंदर आपने डेटा को एंटर करना है उसको सेलेक्ट कर लें पहले, फिर अब जो वो आपको डेटा एंटर करने में आसानी होगी। अब जो वो आप क्या करेंगे, जस्ट एक दफा कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे। अब आप डेटा जो एंटर करेंगे उसी के अंदर वो घूमेगा, बाहर नहीं जाएगा। अदरवाइज आप जो वो अगर इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप उसको हर दफा जो वो रो नीचे करने के लिए आपको माउस का यूज करना पड़ेगा या आप उसको एडिट करना पड़ेगा। अदरवाइज इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे तो आप देखिएगा मैं जैसे जैसे जो वो टाइप करता जा रहा हूँ, जस्ट टैप प्रेस करनी है तो आपका नेक्स्ट जो वो सेल के अंदर चला जाएगा। ये नेक्स्ट मैंने टाइप किया, नेक्स्ट जो वो सेल के अंदर चला गया। यहाँ पे मैंने 25 टाइप कर दिया, फिर नीचे ऑटोमेटिकली सेकंड रो के अंदर वो आ गया। अदरवाइज जो वो नेक्स्ट जो वो सेल के अंदर चला जाता है, क्योंकि ये मैंने सिलेक्शन की हुई थी उस सारे एरिया की जहाँ पे मैं जो वो टाइप करना चाहता हूँ अपना जो वो डेटा। तो इस वजह से वहाँ पे जो वो मुझे उसने नेक्स्ट जो वो नीचे वाले जो वो
रो के अंदर ले आया। यहाँ पे भी इसी तरह से मैं टाइप करता जा रहा हूँ, ये देखिएगा तो ऑटोमेटिकली जो वो नेक्स्ट जो जस्ट टैब का बटन प्रेस कर रहा हूँ, आपके कीबोर्ड के ऊपर टैब का बटन है, ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर टैब का बटन है, वहां से आप प्रेस करते जाएंगे और आप जो वो डेटा एंटर करते जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये ऐसे ऐसे हम डेटा जो वो एंटर करते जा रहे हैं और आपका जो वो टैब से जो वो नेक्स्ट होता जा रहा है। ठीक हो गया जी। सो ये एक जो वो डेटा एंटर करने का तरीकेकार है। फिर जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं या फंक्शन अप्लाई कर देते हैं किसी भी सेल के ऊपर, तो उसके बाद आप जब प्रीवियसली डेटा चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे भी टोटल चेंज होते जाएंगे। जैसे अभी मैं डेटा एंटर कर रहा था, फॉर एग्जांपल ये देखिएगा 35 है, तो 35 की जगह पे मैं 65 लिखता हूँ, तो एंटर करूंगा तो देखिएगा ऑटोमेटिकली वहां पे सामने टोटल का कॉलम भी जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है, क्योंकि वहां पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ था। सो ये था सिंपल जो वो मेथड दैट हाउ टू एंटर द डेटा, हाउ टू इंसर्ट द डेटा, आप जो वो डेटा किस तरह से एंटर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने एक कॉलम बना लिया जी टोटल का। हमने कहा कि जब भी हम कुछ भी जो वो सम करना चाहते हैं तो हम सिर्फ उसको सेलेक्ट करेंगे, उन वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेल इतना सियाना है कि वो आपको जो है वो नीचे काउंट करके दे देता है विदाउट एनी फंक्शन, विदाउट एनी फॉर्मूला। ये नीचे सबसे लोअर बार के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सम 336 लिखा हुआ है ना, सबसे लोअर बार के अंदर। आप उसको जस्ट सेलेक्ट करें, किसी भी जो वो वैल्यूज को सेलेक्ट करें, ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा। सो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली वो सम दे देता है। इसी तरह से इन 3 वैल्यूज को मैंने सेलेक्ट किया तो अब भी देखिएगा नीचे जो वो सम आ रहा है आपका, और वही आ रहा है जो हमने फॉर्मूला से निकाला है। मींस एक क्विक रिव्यू के लिए विदाउट अप्लाइंग एनी फॉर्मूला या विदाउट अप्लाइंग एनी फंक्शन, तो आप जो वो इसको जस्ट सेलेक्ट करें, आपको सम दे देगा और इवन काउंट दे देगा। काउंट मींस कि कितनी वैल्यूज को आपने सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज को सेलेक्ट किया तो ये काउंट दे रहा है मुझे कि काउंट इज इक्वल टू 3, मींस 3 वैल्यू का ये सम है। और इसी तरह से एवरेज भी ऑटोमेटिकली दे देता है, एवरेज भी ऑटोमेटिकली दे देता है कि इन 3 वैल्यूज की एवरेज जो वो कितनी है। ये विदाउट अप्लाइंग एनी फॉर्मूला और एनी फंक्शन है, जो डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर एक्सेल के अंदर इतना जो है वो दिमाग काम कर रहा होता है। सो हमने जो वो यहाँ पे टोटल के लिए हमने क्या कहा था कि किस तरह से जो वो अप्लाई कर सकते हैं। वी जस्ट हैव टू, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, हम दोबारा से अप्लाई करके आपको सिखाते हैं। इज इक्वल टू का बटन प्रेस करना है, कोई भी फॉर्मूला जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे सबसे पहले। सो हमने जब फॉर एग्जांपल ये सम करना है तो हम यहाँ पे सम लिखेंगे, तो ये आपके सामने जो वो सम आ चुका है। इस सम के बाद आप क्या करते हैं कि आप जो वो ब्रैकेट स्टार्ट, इन वैल्यूज को अब आप सेलेक्ट करेंगे जिनको आपने सम करना होता है, जिनको आपने सम करना होता है। ये सिंपल वे है, आप बजाय इसके कि एक एक डिजिट को एंटर करें, एक एक डिजिट को जो वो वहां पे टाइप करें, इससे ज्यादा बेटर ये होता है कि आप जस्ट जो वो सेलेक्ट करें यहाँ पे उन वैल्यूज को, तो वो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे ये फंक्शन बना दिया है कि C2 to E2। अब C2 कौन सी है, ये C कॉलम है और 2 ये आपकी रो है, यानी C2 से लेके E2 तक वो सारी वैल्यूज जितनी भी बीच में आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली उसने अप्लाई कर दी है। ब्रैकेट क्लोज और आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सम हो चुका है, यानी टोटल हो चुका है। इसके लिए एक और फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो वो इसको मैं अगेन डिलीट कर देता हूँ, आप जो वो फॉर एग्जांपल इन 3 वैल्यूज का जो वो सम करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी फंक्शन होता है। कहाँ पे होता है जी, कहाँ पे, ये सिग्मा साइन के ऊपर। ये हमने जो वो सम के बटन को प्रेस किया तो आपका जो वो यहाँ पे भी डायरेक्टली फंक्शन जो वो अप्लाई हो चुका है, क्योंकि ये फंक्शंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं कुछ जो वो सिस्टम के अंदर, एक्सेल के अंदर। सो
इसके ऊपर अब देखेंगे, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो आपको फॉर्मूला बार के अंदर आप इसका फॉर्मूला भी नजर आ रहा होगा। फॉर्मूला बार कहाँ पे होती है? ये वाले, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बार। ये फॉर्मूला बार के अंदर लिखा हुआ है जी सम C2 टू E2, यानी C2 से लेके E2 तक जो आपका सम हो गया। अब नीचे वाली वैल्यूज के ऊपर फॉर्मूला अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कैसे अप्लाई करेंगे? सिंपली जैसे इस पे अप्लाई हो चुके हैं ना, अब इसको कॉर्नर पे लेके आएंगे, इसको जस्ट नीचे तक ड्रैग कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो आपका सम हो चुका है। ठीक है, इवन इफ के अगर यहाँ पे अभी वैल्यूज नहीं भी लिखी हुई तो आप इन पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसको थोड़ा और ड्रैग कर दें। अब यहाँ पे अभी तो 0 0 आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप कुछ टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 25, नेक्स्ट में भी 25, तो देखिएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे सम होता जा रहा है, हो रहा है ना। सो ऐसे ही मैं 25 और लिख देता हूँ, ये 75 हो गया। सो नीचे वाले के अंदर भी लिख के देखते हैं, ये देखिएगा 45 सम हो रहा है ना। सो मीन्स आपको जस्ट एक दफा जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसको ड्रैग करके जितना मर्जी आप इसको, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप बेशक इसको ड्रैग करके 1000 तक ले जाए। ठीक है, इसको मैं नीचे लेके जाता जा रहा हूँ, आप जो है वो इसको सम, ये देखिएगा 1608 पे हम पहुंच गए हैं, यहाँ तक भी फॉर्मूला लग चुका है। आप यहाँ पे भी लिखेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा 25 + 25, ये आपका काउंट हो चुका है। ठीक है, सामने वैल्यूज जो है वो 50 हो गई है ना। मैंने कोई फॉर्मूला तो नहीं अप्लाई किया, जस्ट ड्रैग किया। सो ड्रैग करने से आपका फॉर्मूला जो है वो एंड तक जो है वो अप्लाई हो जाता है। सो इसको कंट्रोल जी कर देते हैं इसको, ताकि हमें इतनी वैल्यूज जो है वो नहीं चाहिए। सो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं अपने टेबल के ऊपर। तो इस तरह से आप जो वो फॉर्मूला को और फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैक्सिमम लेने के लिए, मैक्सिमम मींस कि इनमें से फॉर एग्जांपल कौन सा डिजिट जो वो मैक्सिमम है। हम क्लास का रिजल्ट बना रहे हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि फॉर एग्जांपल सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं, तो वो हाईएस्ट फाइंड आउट करने के लिए या मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए आपने फॉर्मूला सिंपली अप्लाई करना है। यहाँ पे भी फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और क्या लिखेंगे, MAX। मैक्सिमम के लिए आपने MAX लिखा है, यहाँ पे ये आपका मैक्सिमम आ चुका है। अब मैक्सिमम किन वैल्यूज में से फाइंड आउट करना है, इन 3 वैल्यूज में से फाइंड आउट करना है। तो आपका उसने दे दिया C2 टू E2, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। इसको भी नीचे तक अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट ड्रैग करेंगे, जस्ट ड्रैग करेंगे, आपका फॉर्मूला जो है वो नीचे तक अप्लाई हो चुका है। इसको और नीचे तक ड्रैग भी कर सकते हैं, जैसे सम को हमने किया था, ये देखिएगा यहाँ तक आप अप्लाई करेंगे तो ये नीचे भी अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको उनमें से ये मैक्सिमम दे देगा। सो इसको भी हम जो है वो कंट्रोल जी कर देते हैं। मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए भी ऐसे ही आपने क्या करना है, इज इक्वल टू और MIN लिखना है, तो आपका ये फॉर्मूला जो है वो सामने आ चुका है मिनिमम का। और अब भी हम इसी में से जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसी डेटा में से, तो उसको हमने वो डायरेक्शन दे दी कि C2 टू E2 हमें जो वो फाइंड आउट करके दे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, ये आपका जो फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। मिनिमम वैल्यू इसमें से देखें कौन सी है, 66, 45, 25, कौन सी मिनिमम वैल्यू, 25, तो 25 उसने सामने जो वो मेंशन कर दिया। अब इनमें से अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं की, कोई फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं किया, जस्ट हम क्या करेंगे, ये देखिएगा ड्रैग करेंगे इसको, और क्या किया इसने, मिनिमम वैल्यूज जो वो फाइंड आउट करके दे दी। क्यों जी, ऐसे ही है। सो अब इसमें से आप इसको वेरिफिकेशन के लिए आप जो वो इसको ट्राई भी कर सकते हैं। आप ये देखिएगा 65, 59 और 65 में से कौन सी मिनिमम वैल्यू है, 59। सो यहाँ पे आप देखिएगा 59 उसने जो वो लिख दिया हो। सो आप जो वो इस तरह से मिनिमम वैल्यू जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसी तरह से एवरेज के लिए भी फॉर्मूला जो है वो फंक्शन यहाँ पे मौजूद है, आप उसको एवरेज को भी अप्लाई कर सकते हैं। इज इक्वल टू लिख के AB लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एवरेज का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे आपने एवरेज जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इनमें से फॉर एग्जांपल हम करना चाह रहे हैं तो हमने ऐसे ही एवरेज फाइंड आउट की, ब्रैकेट क्लोज, और जो वो क्लिक किया तो आपका ये एवरेज आ चुकी है।
अब इसको जो है वो आप ये नंबर्स के अंदर जो है वो डिक्रीज और इंक्रीज भी कर सकते हैं इसके डेसिमल्स। ये होम टैब के अंदर आपकी यहाँ पे ये एक जो वो बॉक्स है आपको नजर आ रहा है, नंबर वाला नजर आ रहा है ना जी। सो इस नंबर वाले बॉक्स के अंदर ये आपका है डिक्रीज डेसिमल, ये आपका है इंक्रीज डेसिमल। अब इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल से क्या मतलब है कि ये 45.3333, इसको जितना आप एक्सपेंड करते जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल ये देखिएगा ये और जो है वो उसने 3 ऐड कर दिए बीच में। सो इसको कम करने के लिए, इसको जो वो मिनिमाइज करने के लिए हम कहते हैं कि सिर्फ हमें जो वो 45 तक चाहिए, यानी डेसिमल में नहीं चाहिए। तो आप क्या करें, यहाँ पे जस्ट जो वो डिक्रीज डेसिमल करते जाएं, आपके ये पॉइंट्स जो है वो खत्म होते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमें सिर्फ 2 डिजिट्स तक चाहिए, 45.33 तक चाहिए। सो आपको इस तरह भी एवरेज जो है वो दे देगा। सो इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल पॉइंट्स को भी आपने अंडरस्टैंड करना है। और इसी तरह से कॉलम का साइज जो है वो आउट हो गया, तो आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली 2 कॉलम्स के बीच में कर्सर को लाके डबल क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली वो उतने साइज का जितना रिक्वायर्ड है उतने साइज का उसने जो है वो उसको कर दिया ऑटोमेटिकली। सो जस्ट आपने एक डबल क्लिक किया। तो यहाँ तक हम जो वो लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर चुके थे। इसको अगर हम एवरेज को नीचे तक अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करना है, हमने जस्ट ड्रैग करना है, आपकी जो है वो ऑटोमेटिकली 2 डेसिमल डिजिट्स तक जो है वो आपकी अप्लाई हो चुकी है, क्योंकि हमने खुद उसको डायरेक्शन दी कि 2 पॉइंट्स जो है वो आने चाहिए। इसको और इंक्रीज करना चाहते हैं तो नंबर पॉइंट्स के अंदर एक और इंक्रीज करेंगे तो 1 डेसिमल और ऐड हो चुका है। इसको डिक्रीज करना चाहेंगे आप तो ये डिक्रीज भी हो जाएगा। सो इस तरह से हमने जो वो इसको डेसिमल पॉइंट्स को इंक्रीज और डिक्रीज किया। नेक्स्ट आ जाती है जी आपकी एवरेज। अब एवरेज किस तरह से फाइंड आउट करनी है, इसके लिए कोई बिल्ट इन या इंस्टॉल्ड फंक्शन मौजूद नहीं है इसके अंदर। सॉरी, परसेंटेज के लिए कोई फंक्शन जो वो इसके अंदर जो वो मौजूद नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको खुद से फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ता है। क्योंकि हमने फॉर्मूला और फंक्शन में फर्क क्या पड़ा था, यही था कि फंक्शंस वो वाले हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, जो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने बनाए हुए हैं हमारी आसानी के लिए। जैसे यहाँ पे इसके ऊपर सिग्मा के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम और कुछ और फंक्शंस भी हैं। मोर फंक्शंस के ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको दे देगा, लेकिन परसेंटेज का आपको बनाना पड़ेगा। इस तरह से कई और फॉर्मूलाज हैं जो आपको बनाने पड़ते हैं। कुछ रेशो फाइंड आउट करनी है आपको तो वो आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग। तो कैसे आप बनाते हैं, आपने अगेन वो वाला रूल याद रखना है कि फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना है, इज इक्वल टू सबसे पहले प्रेस करना है। अब परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। सो फॉर एग्जांपल हम जो वो सिर्फ 1 सब्जेक्ट की जो वो परसेंटेज लेना चाह रहे हैं, तो अब आपकी C2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये हमने एंटर किया तो आपका ये परसेंटेज सिर्फ उस एक सब्जेक्ट की निकली है। लेकिन हम जब वो सबका निकालना चाहते हैं, इन सबका, क्योंकि हम 3 सब्जेक्ट्स का निकाल रहे हैं, पूरे स्टूडेंट का जो वो ओवरऑल परसेंटेज भी आना चाहिए। सो आप परसेंटेज सब्जेक्ट वाइज भी निकाल सकते हैं, यानी हर सब्जेक्ट के साथ एक कॉलम ऐड कर दें परसेंटेज का। एक ये तरीकेकार है। दूसरा तरीकेकार ये है कि आप सबका एक्यूमुलेटिव जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका भी तरीकेकार है। क्या तरीकेकार है जी, आप इसको क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करें, देन इन तीनों को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, C2 टू E2। अब ये 3 वैल्यूज हैं और टोटल मार्क्स क्योंकि हर सब्जेक्ट के कितने हैं, 100। सो टोटल हो गए 300। सो डिवाइडेड बाय आपने क्या करना है 300 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब वो 2020 ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाते हैं, कट जाते हैं। आप डायरेक्टली सिंपली 3 भी कर सकते हैं। जी, उनको भी कर सकते हैं, वो भी एक तरीकेकार है। सो इसको आप एंटर करेंगे तो अब आपकी सॉरी सो
एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, इज इक्वल टू, हाँ इसके टोटल वाले कॉलम पे हम अप्लाई कर देते हैं ना, हम 3 वैल्यूज को सिलेक्ट ही नहीं करते, ये टोटल वैल्यू को हम जो वो जस्ट, क्योंकि टोटल वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। सो टोटल वैल्यू F2 डिवाइडेड बाय 300 क्योंकि टोटल अमाउंट है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करने की बजाय हमने कहा कि वो 0 0 क्रॉस हो जाएंगे, तो जस्ट जो वो हम 3 कर देते हैं। सो ये आप देखिएगा, ये आपकी परसेंटेज आ चुकी है। एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यूजुअली आप देखेंगे कि एवरेज और परसेंटेज सेम आ रही है, एवरेज और परसेंटेज सेम आ रही है। मैं आपको दिखाता हूं, इसको ड्रैग करके आप नीचे तक लेके जाएंगे तो आप देखिएगा कि ऑलमोस्ट सेम आ रही है, वही चीज जो आपकी एवरेज में थी, ऐसे ही है ना। लेकिन एक फर्क होता है, जब तक आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा ना कि 100 आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो 100 में से आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो एवरेज और परसेंटेज सेम रहेगी। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो वो 150 मार्क्स का सब्जेक्ट है, एक जो वो वैल्यू आपकी 150 के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो परसेंटेज तो 100 तक ही रहेगी ना, परसेंटेज जो वो 100 से क्रॉस नहीं करती। लेकिन एवरेज मोर देन 100 भी हो सकती है, एवरेज जो है वो 200 भी हो सकती है, एवरेज जो है वो 300 भी हो सकती है, लेकिन परसेंटेज लेस देन 100 होती है। एवरेज ऐसी है ना कि फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं अभी एक क्वेश्चन करूं कि आप लोगों के पास कितने पैसे हैं, आपके पास 1000 है, आपके पास जो वो 500 है, आपके पास 100 है फॉर एग्जांपल, तो सारी क्लास की मैंने एवरेज निकाली तो वो 500 प्लस बन गई फॉर एग्जांपल। सो ये क्या है कि एवरेज ज्यादा भी हो सकती है मोर देन 100, लेकिन परसेंटेज क्या होती है कि परसेंटेज ये होती है कि आपके 100 में से कितने मार्क्स हैं, 100 में से वैल्यू वो कितनी है। सो 100 के साथ परसेंटेज को बोलते ही इसलिए है कि वो डिवाइडेड बाई 100 होती है। अब ये देखिएगा कि परसेंटेज चेंज कब होती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, इसमें आपके मार्क्स आए हैं 125 आउट ऑफ 150, आउट ऑफ 150 आपके मार्क्स आ गए 125। अब इसका टोटल भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, 195 आ गया। लेकिन अब यहाँ पे जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये लिखेंगे इज इक्वल टू, ये वाली F2 अमाउंट आ गई आपकी, डिवाइडेड बाय, अब क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 350, 300 पहले थी ना टोटल अमाउंट। सो अब जो वो 350 पे हमने जो वो उसको अप्लाई करना, 350 मल्टीप्लाई बाय 100। सो डायरेक्टली इसको करने की बजाय हम वो 3.5 भी डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो 0 0 क्योंकि आपस में क्रॉस हो जाते हैं। तो इसको आप एंटर करेंगे तो अब देखिएगा परसेंटेज क्या बन रही है, 55 पॉइंट समथिंग, मींस परसेंटेज चेंज हो सकती है कब, जब आपकी वैल्यू मोर देन 100 है, मोर देन 100 है। अगर एवरेज और परसेंटेज आप फाइंड आउट कर रहे हैं इज इक्वल टू 100 तक, तो देन आपकी वैल्यूज दोनों कॉलम्स की सेम रहेंगी, एवरेज और परसेंटेज। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये मैथमेटिक्स या स्टैट्स का नहीं है, हम जस्ट ये सीखना चाहते हैं कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है या फंक्शन कैसे अप्लाई होता है या एक्सेल को यूज कैसे कर सकते हैं। सो इस वजह से मैंने वो भी एडिशनल चीज आपको बता दी कि कभी ये भी यूज करनी पड़ सकती है। सो हम इसको सपोज कर लें कि जी ये सारे अब टोटल इसके मार्क्स 350 हैं, तो ये नीचे वाला फॉर्मूला क्योंकि अब चेंज हो चुका है, तो इसको आप ड्रैग करेंगे तो आप देखिएगा सबकी परसेंटेज चेंज हो गई, सबकी परसेंटेज जो है वो चेंज हो गई है, क्योंकि अब टोटल मार्क्स हमने ज्यूम कर लिए कितने हो गए 350, ठीक है, 300 की बजाय अब टोटल मार्क्स हो गए 350। सो इस वजह से आपकी परसेंटेज जो है वो चेंज हो गई। तो इसको हम जो है वो कंट्रोल जी कर देते हैं। सो ये डेसिमल पॉइंट्स डिक्रीज करने के लिए मैंने क्या बताया था जी, आपने नंबर कॉलम के अंदर यहाँ पे डिक्रीज के ऑप्शन को यूज करके आप जो वो इसके डिक्रीज कर सकते हैं, आप जो वो पॉइंट्स को इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो वो ये देखिएगा, ये मैंने खत्म कर दिया, डायरेक्टली आप राउंड फिगर लेना चाह रहे हैं, सो वो आप जो वो डायरेक्टली यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। फिर जो वो यहाँ पे, यहाँ तक हमने जो वो प्रैक्टिस लास्ट लेक्चर में भी कर ली थी। आज इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको कंट्रोल पी करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि इसमें कोई लाइन नहीं आ रही, जस्ट आपका डेटा आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो वो टेबल फॉर्मेट के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हालांकि हमें लाइंस भी नजर आ रही हैं।
सो ये जो लाइंस हमें नजर आ रही हैं एक्सेल के अंदर, ये आपकी वो वाली लाइंस हैं कि जो हमें जस्ट डायरेक्शन देने के लिए या हमारे डेटा को एक जो वो फॉर्मेट के अंदर रखने के लिए या प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए ये वाली लाइंस हैं, ये प्रिंट के अंदर नहीं आती कभी। सो या इसको अगर अलग से आप एक्सपोर्ट करते हैं या किसी वर्ड की फाइल के ऊपर लेके जाते हैं तो वहां पे भी जस्ट आपका डेटा जाएगा, ये लाइंस नहीं जाएंगी। लाइंस कब जाएंगी, आपने क्या करना है, इस सारे एरिया को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे सिंपली ये आपके होम टैब के अंदर ही ये वाला बॉर्डर वाला ऑप्शन है, इसके साथ एरो है, इसको आप जो है वो ऑल बॉर्डर्स कर दें। ऑल बॉर्डर्स, वैसे तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप जो वो इसको नो बॉर्डर भी कर सकते हैं। अब सारे बॉर्डर जो है वो खत्म हो चुके हैं, आप इसको जो है वो ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। ये हमने ऑल बॉर्डर कर दिया। आप देखिएगा ये सारे के ऊपर ऑटोमेटिकली बॉर्डर्स अप्लाई हो चुके हैं। अब इसको मैं कंट्रोल पी करूंगा तो आप देखिएगा आपके सब कुछ जो है वो उसकी लाइंस जो है वो आ चुकी है। फिर इसी तरह एक और मसला होता है कि जब आप देखिएगा कि ये मैंने कंट्रोल पी किया तो आपका ये लास्ट कॉलम कौन सा आ रहा है, एवरेज। लास्ट कॉलम कौन सा आ रहा है जी, एवरेज। परसेंटेज वाला कॉलम किधर गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ एस्केप करके। ये देखिएगा एवरेज वाले कॉलम के बाद आपको हल्की सी डॉटेड लाइन नजर आ रही है। नहीं मैंने पूरा सिलेक्ट किया था, ये देखिए मैं यहाँ पे देखी दोबारा से कंट्रोल पी की, एवरेज तक आ रहा है। नहीं ये नहीं इशू। अब इशू ये होता है कि आपके कॉलम्स के साइज की वजह से, कॉलम्स के साइज की वजह से, क्योंकि पेज का साइज तो वही रहेगा, आपने कॉलम्स का साइज अगर इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया तो आपके वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। इधर नहीं है। सो अभी आप देखेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक पेज पे कितने कॉलम आ रहे हैं, एक पेज पे कितने कॉलम आ रहे हैं। आप यहाँ पे जब आप कंट्रोल पी करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वाली लाइन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। एवरेज के बाद आपको एक डॉटेड लाइन नजर आ रही होगी। एवरेज के बाद यहाँ पे ये देखिएगा आपको एक डॉटेड लाइन नजर आ रही है नजर। आप अपने सिस्टम्स पे भी देख सकते हैं, एवरेज के बाद आपकी एक डॉटेड लाइन नजर आ रही है। जहां तक वो डॉटेड लाइन होगी वहां तक प्रिंट आएगा हमेशा से, ठीक है। सो इनके साइज को अगर आप कम करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल इसके साइज को मैंने कम कर दिया, इसके साइज को भी कम कर दिया, तो अब आप देखिएगा ये डॉटेड लाइन कहां पे आ गई है, अब परसेंटेज भी उसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। अब ये मैंने कंट्रोल पी किया तो अब आपकी परसेंटेज भी बीच में शामिल हो गई, ठीक है। सो डॉटेड लाइन आपकी बेसिकली आपकी पेज को बेसिकली बता रही है कि एक पेज तक इतनी जो वो कॉलम्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी रोज भी इसी तरह आपने नीचे तक इनहेंस की होंगी तो आपकी रोज के नीचे भी वो डॉटेड लाइन दे देगा कि इस रो तक जो वो आपका एक पेज के अंदर जो वो आएगा। सो हम इसको एस्केप करके जो वो कैंसिल कर सकते हैं। क्या करते हैं, साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे ये मैंने कर्सर रखा, इसको ऐसे पकड़ा, इनहेंस कर दिया, इसको दोबारा से ऐसे किया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है। आप इसको फिट करने के लिए, डेटा के साथ फिट करने के लिए जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ऑटोमेटिकली जितना साइज रिक्वायर्ड होगा वो आपको उतना ही जो है वो कर देगा। ये देखिएगा आप टोटल का साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, आप इसको जो है वो डबल क्लिक करते जाएं, ऑटोमेटिकली उसके साइज के मुताबिक वो एडजस्ट कर देगा, ठीक है, जितना जितना उसका साइज रिक्वायर्ड होगा डबल क्लिक करने से। सब तो बल्कि एक और कॉलम ऐड हो सकता है क्योंकि डॉटेड लाइन से पहले एक कॉलम की स्पेस अभी बाकी है। सो आप इस तरह से इसको जो वो कर सकते हैं। सो हम जो वो पहले वाली सेटिंग के ऊपर ही चले जाते हैं जी, इस तरह, ठीक हो गया जी, ओके। सो अब हम देखते हैं कि जी इसके ऊपर हम टेबल अप्लाई करना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो वो आप टेबल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिएगा इसको आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल, कि आपके काफी सारे टेबल्स के फॉर्मेट्स जो वो आपको मिल जाते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो वाला एक सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर इसको आपने हेडर, क्योंकि ऑब्वियस हमने ऑलरेडी दिए हुए हैं सीरियल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, ये सारा कुछ जो वो हमने पहले मेंशन किया हुआ है, हम इसको ओके कर देंगे। ये देखिएगा ऑलरेडी जो वो बिल्ट इन इंस्टॉल्ड जो टेम्पलेट था वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब आपका टेबल जो वो रिपीट हो चुका है।
मैं दोबारा से इसको जो है वो रिपीट करके आपको बता देता हूँ। हम फॉर एग्जांपल इसको दोबारा से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल, इसको आप क्लिक करेंगे इस एरो को, यहाँ से आप अपनी मर्जी से ये वाला फॉर एग्जांपल अप्लाई कर दें, क्लिक कर दें, ये आपका अप्लाई हो चुका है। ठीक है, इस टेबल के जो वो अप्लाई करने के एक और फायदा भी होता है कि आपको इसके अंदर अगर आप टेबल अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज को ड्रैग भी नहीं इवन करना पड़ेगा। आप देखिएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इस वाले ये सारी रो को हम जो वो खत्म कर देते हैं, यहाँ पे भी ये खत्म कर देते हैं। अब हम कहते हैं इस टेबल के अंदर इज इक्वल टू, ये मिनिमम का फॉर्मूला था, मिनिमम, डबल क्लिक हमने किया, ये वाली 3 रोज हमने सेलेक्ट कर ली, एंटर किया, ऑटोमेटिकली देखिएगा पूरे के पूरे टेबल के ऊपर आपका वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। ड्रैग भी इवन आपको नहीं करना पड़ा। मैं एक दफा दोबारा से करके बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एवरेज है, ये वाला सारा कॉलम मैंने डिलीट कर दिया, ये खत्म कर दिया डेटा। अब देखिएगा इज इक्वल टू एवरेज, ये मैंने एवरेज ले लिया, इन वैल्यूज को मैंने सेलेक्ट कर लिया कि इनकी एवरेज मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया, पूरे के पूरे कॉलम के ऊपर ऑटोमेटिकली एवरेज अप्लाई हो चुकी है, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, टेबल सेलेक्ट किया हुआ है। ये टेबल सेलेक्ट करने का ये फायदा होता है कि आपको इवन ड्रैग भी नहीं करना पड़ता, आपको हर सेल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलास अप्लाई भी नहीं करने पड़ते, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली वो कर देता है। इस टेबल को जो वो हम फिलहाल के लिए अभी थोड़ी देर के लिए खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमने एक और प्रैक्टिस भी सीखनी थी। यहाँ पे इसी होम टैब के अंदर आपको एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग नजर आ रही है ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा हाईलाइट सेल रूल्स, देन इसी तरह टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, ये सारा कुछ आपको ऑप्शन जो है वो आइकॉन रूल्स ये सारे नजर आ रहे हैं, आइकन सेट्स। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम हाईलाइट सेल्स के ऊपर जो वो चले जाते हैं। ये किस लिए यूज होता है? तो फॉर एग्जाम्पल जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जिन्होंने जो हाई अचीवर्स हैं, उनके मार्क्स हम जो वो हाईलाइट करना चाहते हैं, या उसमें से जो वो हमें शो होने चाहिए कि कौन किसके मार्क्स जो वो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, जो सबसे कम है उनके भी हाईलाइट होने चाहिए। सो हम ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट, ये सारी चीजें जो वो हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ग्रेटर देन की वैल्यू हम जो वो हाईलाइट करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि जी कौन सी वैल्यू को हम जो वो सिलेक्ट करते हैं, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल 65 एंड अबव को जो वो हम जो वो हाईलाइट करना चाहते हैं। सो ये साथ ये कलर की ऑप्शन भी दी हुई है, रेड फिल विद डार्क रेड, ये देखिएगा यहाँ पे। सो इसको आप येलो भी कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हाई अचीवर्स है तो हम इनको ग्रीन फिल कर देते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट किया, ग्रेटर देन, यहाँ पे हम दे देते हैं जी वैल्यू फॉर एग्जांपल 65, यहाँ पे इसको ग्रीन फिल कर दिया, ओके कर दिया। अब ये देखिएगा आपका ये हाईलाइट हो चुका है, ये वैल्यू जितनी भी 65 से ज्यादा इन 3 के अंदर, क्योंकि हमने सेलेक्ट ही ये 3 कॉलम किए थे। अगर इसको आप पूरे टेबल के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरा टेबल सेलेक्ट करें, पूरे टेबल के अंदर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसी तरह से, हाईलाइट, ग्रेटर देन, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल कह देते हैं जी हमें वो वाली वैल्यूज हाईलाइट करके दें जो मोर देन 80 हैं, ठीक है, और उनको आपने जस्ट जो वो करना है ग्रीन फिल, ओके करें। आप ये देखिएगा जितनी भी वैल्यूज मोर देन 80 थी वो हाईलाइट ये वाली पहले क्योंकि हुई हुई थी, ये 66, 85 ये पहले हमने इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ था, तो इसलिए सस्टेन कर रही है वहीं पे। ये वाली वैल्यूज जो मोर देन 80 थी वो भी हाईलाइट हो चुकी है जी, वो भी दिखाता हूँ। अब आपके यहाँ पे इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर टेक्स्ट का ऑप्शन मौजूद है, हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन, यहाँ पे आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं उसको, और सिर्फ ग्रेटर देन नहीं, लोअर, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। अभी ग्रेटर देन की तो हम 2 दफा प्रैक्टिस कर चुके हैं। हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यूज हम कहते हैं कि जी अब लेस देन वाले बच्चे जो वो हाईलाइट होने चाहिए, जो फेल होने वाले बच्चे हैं। सो यहाँ पे लेस देन को हमने जो वो प्रैक्टिस किया, लेस देन की हम एक फिक्स कर देते हैं फॉर एग्जांपल 33 मार्क्स, और उनको हम किस कलर के साथ करें जी,
रेड के साथ यूजुअली होने चाहिए ये वाले बच्चे। सो उसको हमने ओके किया, तो अब देखिएगा जिनके ये लेस देन 35 थे वो वाले रेड के साथ हो चुके हैं। इसी तरह हमने टेक्स्ट को जो है वो सेलेक्ट किया, टेक्स्ट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये देखें, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ये इसको इसमें जो भी चीज आप हाईलाइट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी जिस भी सेल के अंदर ए है वो वाले हाईलाइट हो जाने चाहिए, जिस भी सेल के अंदर बी है वो वाले हाईलाइट हो जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका ग्रेड्स का कॉलम आपने बनाया हुआ है, उसमें ए बी सी डी ई एफ जब आपके ग्रेड्स हैं, आप कहते हैं कि जी जिनका भी एक ग्रेड है वो वाले हाईलाइट हो जाने चाहिए विद कौन सा करें इसको जी, इसको कोई और कलर कर देते हैं, येलो फिल कर देते हैं। ओके किया, ये आपका येलो हो चुका है आपके सामने, ठीक है। सो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर काफी सारी आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। हाईलाइट सेल्स, ये एक आपको मैंने बताया। इसी तरह से ये टॉप बॉटम रूल्स भी हैं कि आप इनको भी अप्लाई कर सकते हैं कि जो अपर वाली वैल्यूज हैं उनको आप डिफरेंट जो वो कलर्स देना चाह रहे हैं और या हाईलाइट करना चाह रहे हैं, ये इसी तरह से लोअर वैल्यूज को या परसेंटेज को आप जब वो करना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम करते हैं कि जी बॉटम 10% को जब वो हम करना चाह रहे हैं, कोई कलर देना चाह रहे हैं, तो उनको यहाँ पे कोई सा भी कलर सेलेक्ट करके हम जब वो ओके कर देंगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि लेस देन 10% यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। ये 45, 63 इस तरह से परसेंटेज आ रही है, तो इस वजह से उसने कोई कलर नहीं दिया। आप इसको जब वो अपनी मर्जी से परसेंटेज को चेंज भी कर सकते हैं कस्टम सेटिंग में जाके। फिर इसी तरह से आप डेटा बार्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। डेटा बार्स, ये डेटा बार्स क्या चीज है, यहाँ पे देखिएगा। फॉर एग्जांपल इन वैल्यूज को हमने सेलेक्ट किया, हम यहाँ पे डेटा, इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर डेटा बार्स के अंदर चले गए। यहाँ पे डेटा बार्स डिफरेंट तरह की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये एक फॉर्मेटिंग है कि आप जो वो उसको जितने परसेंट उसने मार्क्स लिए उतने परसेंट वो सेल जो वो फिल हो जाना चाहिए। तो ये देखिएगा कि ये वो वाला ग्रेडियंट फिल है। इसी तरह से ये देखिएगा कि आपके डिफरेंट तरह के आपके वो जैसे वो गाड़ी के अंदर फ्यूल की वो पता है सेल्स होते हैं ना, वैसे वैसे आप जो वो इसको कर सकते हैं। अब सॉलिड फिल में भी आप कर सकते हैं। अब ये देखिएगा, एक बच्चे ने 25 मार्क्स लिए हैं तो सिर्फ उस सेल का 25% पोर्शन जो है वो हाईलाइट हुआ है, ठीक है, उसके साथ 25 भी लिखा हुआ है। एक बच्चे ने 65% मार्क्स लिए हैं तो उस सेल का 65% जो वो पोर्शन वो हाईलाइट हो चुका है, वो उसके अंदर वो बार क्रिएट हो चुकी है। इसी तरह एक बच्चे ने ये 85 मार्क्स लिए तो ये देखिएगा 85% पोर्शन जो है वो हाईलाइट हुआ है। सो आप इसमें अपनी मर्जी से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो वो अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग जो वो अप्लाई कर सकते हैं। एक और तरीकेकार कि इनके ऊपर हम डायरेक्टली हम कहते हैं कि जी ये सारी जितनी भी सेटिंग अप्लाई हुई है इन सबको हम खत्म करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्लियर रूल्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जितने सेल को हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर हमने किया, तो ये देखिएगा उतने सेल्स के ऊपर ये सारी की सारी सेटिंग जो वो खत्म हो चुकी है। आप इसको जब वो दोबारा से यहाँ पे चले जाए, फॉर एग्जांपल हम जब वो यहाँ पे किसी एक सेल के ऊपर हमने क्लिक किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर के क्लियर रूल्स, यहाँ पे इंटायर शीट के ऊपर ये दूसरी जो ऑप्शन है क्लियर रूल्स फ्रॉम द इंटायर शीट, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये सारी शीट के ऊपर से आपके जो वो रूल्स जितने भी हमने अप्लाई किए थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। सो ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये बड़े काम की चीज है। इसी तरह से फॉर्मेट एज टेबल, ये भी बड़े काम की चीज है कि इसमें से आप जो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के टेबल्स जो वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी तरह से ये सेल्स के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ये आपका जो सेल सामने शो हो रहा है ना, ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, इसको नॉर्मल सेल बोलते हैं। ये सेल्स के डिफरेंट ये इस तरह से, अगर फॉर एग्जांपल बैड कुछ जो वो पॉइंट्स को अगर आप करना चाहते हैं, ये फॉर एग्जांपल जैसे हमने वहां पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर अप्लाई किया था कि लेस देन 33 मार्क्स के जो वो रेड कलर के अंदर जो वो हाईलाइट हो जाने चाहिए, वो आप यहाँ से सेल स्टाइल्स के अंदर जाके एक एक इंडिविजुअल को, जैसे ये इनको हम बैड डिक्लेयर करना चाहते हैं, ये जिनके जो वो 85 मार्क्स हैं इनको गुड डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये वाला देखिएगा, ये मैंने इस तरह से सेल्स की फॉर्मेटिंग इंडिविजुअल सेल्स की भी आप कर सकते हैं। वो तो पूरे इंटायर टेबल की हमने की थी सिलेक्शन, यहाँ पे इंडिविजुअल सेल्स की जो वो करके भी हम